हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2025-26 के लिए जो है 25 में आई थी वैकेंसी 32,600 सॉरी 700 जो 76 वैकेंसी है, उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो चालू किए हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ऑलरेडी आपको कल जो है शाम को 7 बजे जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है कराया जा चुका है। तो आप लोग डेली शाम को 7 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा, या डेली आपको प्रैक्टिस सेट इसी तरह मिलता रहेगा। और उसकी पीडीएफ की बात की जाए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर वहाँ पर आपको दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सरकारी रोजगार को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी को इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक सेकेंड। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। यानी कोई भी शब्द है उसकी वर्तनी को अलग अलग करके दिखाना क्या वर्ण संयोजन कहलाता है, वर्ण विच्छेदन कहलाता है, संधि कहलाता है, या फिर संधि विच्छेदन कहलाता है। तो कोई भी शब्द है उसके उसके क्रम में ही अलग अलग करके दिखाना। जैसे यहाँ पर वर्तनी है, क्या है वर्तनी, सॉरी यहाँ पर स्क्रीन थोड़ा सा, एक सेकेंड रुक जाइए। जैसे क्या है वर्तनी, तो वर्तनी को क्या लिखेंगे, पहले व लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर अ लिखेंगे, फिर र। यहाँ पर है वर्तनी है तो आधा र लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आधा र लिखेंगे, उसके बाद आधा त लिखेंगे, क्या लिखेंगे आधा त लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अ लिखेंगे, उसके बाद न लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, वर्तनी को अलग किया जाएगा। तो वर्तनी को इस प्रकार अलग अलग करके दिखाना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेदन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इस प्रकार जो वर्णों को अलग करके हम लोग दिखाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको वर्ण विच्छेदन कहते हैं। इसी के साथ वर्ण संयोजन का मतलब होता है जो वर्ण अलग अलग हैं, कौन कौन से वर्ण जो अलग अलग हैं उनको एक करके लिखना होता है। संधि का क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिल से जो एक नया शब्द बनता है और उसमें विकार उत्पन्न होता है, यानी कोई नया अर्थ आता है तो कहता है संधि होता है। और संधि शब्दों को उनके मूल शब्दों में अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेदन कहलाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राम राम निष्ठुर, राम राम निष्ठुर आखेटक के निहीर पक्षी को मार डाला। राम राम निष्ठुर आखेटक ने निहीर पक्षी को मार डाला वाक्य में अपेक्षित है। वाक्य में क्या अपेक्षित है, दो विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक विस्मयादि बोधक और एक पूर्ण विराम। तो इस वाक्य में जो है क्या क्या लगाया जाना चाहिए। तो राम राम, तो राम राम के बाद क्या आएगा, जो किसी शब्द के लिए जो है किसी संबोधन किया जाए, राम राम ये क्या हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, ये दो एक विस्मयादि। तो राम राम दो बार आया तो दो बार क्या होगा, विस्मयादि बोधक होगा, और एक क्या होगा, एक पूर्ण विराम चिन्ह होगा। मार डाला, डाला के बाद क्या होगा, एक पूर्ण विराम चिन्ह होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेंगे और एक आपका पूर्ण विराम लगाया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अगला प्रश्न हमारा है कि निर्देशः, निर्देशः यानी निर्देश दिया गया है। प्रश्न में मात्र एक ही जो शब्द है उसकी वर्तनी शुद्ध है उसे चुनिए। जो यह प्रश्न है इसमें केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उस वर्तनी को आप लोगों को छांटना है। क्या कश्मीर की वर्तनी शुद्ध है, गुवाहाटी की है, साप्ताहिक की है, या फिर सामाजिक की है। बात करें कौन सी वर्तनी आपकी सही है, तो क्या कश्मीर इसी तरह लिखा जाएगा। तो बात करें किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो कश्मीर तो आपका ऐसा ही लिखा जाता है कश्मीर। वहीं गौहाटी ने गुवाहाटी होता है, क्या होता है गुवाहाटी होता है, गौहाटी नहीं होता है। हटी है, यहाँ पर क्या है गौवाहटी है, और जबकि होता क्या है गो गोवाहटी गो सॉरी गुवाहाटी होता है। और यहाँ पर साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है। सामाजिक की बात करें तो सामाजिक, इसमें क्या होता है बड़ी ई होता है, तो क्या होता है सामाजिक हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का जो है वह नहीं है। यानी इसमें से जो चार शब्द दिए गए हैं आपके, उसमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या ममता नहीं है, समता नहीं है, कष्ट कटुता नहीं है, या फिर लता नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करें तो ममता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। समता की बात करें तो समता यानी किसी से साथ क्या की जाती है, समानता किया जाता है, तो क्या होती है वो समता हो गया। तो ये भी एक क्या भाववाचक है। कटुता की बात करें, कठोर से क्या बना है कटुता, यानी कटुर व्यवहार करना। तो क्या हम कटुता को छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्लेट में परोस सकते हैं, तो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक भाववाचक है। जबकि लता क्या है, लता एक प्रकार की क्या है
पौधे यानी घास कह सकते हैं, जो लताएं होती हैं पेड़ों पर चढ़ती हैं। तो ये क्या है, यह भाववाचक संज्ञा का रूप नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार का लता, लता यानी कह सकते हैं यहाँ पर आपका जातिवाचक, यानी जो जितनी भी लताएं होती हैं, यानी जो पेड़ों के सहारे या किसी भी चीज के सहारे ऊपर तक चढ़ती हैं, वो क्या होती हैं, लताएं होती हैं। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा का एक रूप है। तो आपका कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, लता एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन हैंग कर रहा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जिसको हमने बुलाया था वह आया, जो क्या, जिसको हमने बुलाया था, एक सेकंड कलर चेंज कर ले, थोड़ा अच्छा दिखेगा आप लोगों को। तो जिसको हमने बुलाया था वह आया, इसमें सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन सा है। जिसको हमने बुलाया था, जिसको यहाँ पर क्या है, किसी के साथ कौन सा जो है सर्वनाम का भेद है। तो क्या यह निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, या फिर निजवाचक है। तो निश्चयवाचक का मतलब किसी निश्चित चीज का जो होता है बोध होता है, जैसे ये, वे, यह, वह, ये सब क्या निश्चयवाचक है। संबंधवाचक में एक दूसरे के साथ क्या होगा, संबंध होगा, जैसे इसका, इसको, जिसका, जिसके, ये सब क्या है संबंधवाचक। उत्तम पुरुष में कौन सा आएगा, तो उत्तम पुरुष में मैं और हम आते हैं। वहीं बात करें निजवाचक में स्वयं या अपना का प्रयोग हुआ रहेगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी इन सब का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ पर जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो जिसको क्या है, किसी के साथ संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है इसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्रश्न क्लियर है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा का जो है संज्ञा से नहीं बना, यानी कौन सा वो ऐसा विशेषण है इसमें चारों में से जो संज्ञा से नहीं बना है। क्या श्रीमान नहीं बना है, दानी नहीं बना है, सुंदर नहीं बना है, फिर चमकीला नहीं बना है। तो बात करें श्रीमान, तो श्रीमान क्या होता है, मान सम्मान क्या है, मान सम्मान क्या होता है, एक संज्ञा शब्द होता है। तो मान से क्या बन गया यहाँ पर, श्रीमान एक विशेषण है, ये क्या बना है, संज्ञा से बना है। दान क्या होता है, एक संज्ञा शब्द है, उससे क्या बना है, निप जो प्रत्यय है उसको जोड़कर, सॉरी ई प्रत्यय जोड़कर क्या बना दिया गया है, विशेषण। तो ये भी क्या है, संज्ञा से बना है। सुंदर की बात करें तो सुंदर भी जो है क्या, सुंदर, सुंदर किसी भी जो है संज्ञा शब्द से नहीं बना होता है। सुंदर हमेशा क्या होता है, एक विशेषण शब्द होता है, या किसी से बना नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट हो जाएगा। चमकीला की बात करें तो चमक से, चमक से जो है कौन, चमक, तो इसमें ईला प्रत्यय जोड़ के जो है इसको विशेषण बनाया गया है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा है कि वह एक सप्ताह बाद आया। तो कितने सप्ताह बाद आया, एक सप्ताह के बाद आया है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का विशेषण है, जो क्रिया विशेषण है इस शब्द, इस वाक्य में वो कौन सा है। क्या वह एक सप्ताह बाद आया, जो यह वाक्य है इसमें आपको क्रिया विशेषण शब्द बताना है। क्या वह है, एक है, बाद या फिर आया। तो बात करें इसमें जो है क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो बात करें क्रिया विशेषण तो इसमें क्या हो जाएगा, वह एक क्या है, सर्वनाम है। एक क्या है, एक आपकी किसी की विशेषता बता रहा है कि एक सप्ताह, एक सप्ताह यानी जो है यह सार्वनामिक एक तरह, सॉरी ये जो है कैसा है, कालवाचक विशेषण है। कैसा है, कालवाचक विशेषण है। बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करेगा। कब आया, तो बाद आया, आया क्या हो जाएगी, क्रिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाद एक क्रिया विशेषण का रूप है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है। तो बात करें जो दिया गया शब्द है इसमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्या रामायण नहीं है, प्रार्थना नहीं है, मछली नहीं है, फिर मकान नहीं है। तो जो दिया गया शब्द है इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो रामायण की बात करें तो रामायण क्या है, रामायण पढ़ी गई। तो आप लोग पहले सेंटेंस बनाइए उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो आपका 80% क्या 99% जो है सही होने के चांस रहते हैं। रामायण पढ़ी गई, रामायण लिखा, लिखा नहीं, लिखी गई, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थना की गई, मछली पकड़ लिया, ली गई। और वहीं बात करें मकान बनाया गया होता है, तो क्या होता है, मकान बनाया गया, मकान में आदमी रहते हैं। तो इसमें क्या है, ये पुरुषवाचक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये स्त्रीवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, मकान जो है ये स्त्रीवाचक नहीं है, पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी मकान जो है जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संस्था शब्द का बहुवचन क्या है। जो संस्था शब्द है इसका बहुवचन क्या, संस्थापन है, सॉरी संस्थापन है, संस्थाओं है, संस्थाएं हैं, या फिर संस्थाएं हैं। तो जो यह
शब्द है, इसमें कौन सा जो है शब्द संस्था शब्द का बहुवचन है। तो संस्था शब्द की बात करें इसके बहुवचन के, तो क्या इसमें संस्थापन होगा? संस्थापन कोई बहुवचन शब्द ही नहीं है, ये क्या है, एक बस इसी तरह दिया गया है। संस्थाओं की बात करें तो संस्थाओं नहीं होता है। संस्था जो आता है इसका आज इस प्रकार के जब शब्द आएंगे तो उसको क्या लिखा जाएगा, कुछ इस प्रकार संस्थाएं, इसी प्रकार लिखा जाएगा, उसमें ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यह बहुवचन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए नहीं होता, ए होता है, क्या होता है, चंद्र बिंदु उसके ऊपर लगाया जाता है। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकंड। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य जो है वो बताइए। तो कर्तृवाच्य की वाक्य की बात करें तो क्या तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। तो क्या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। इसमें है राम द्वारा रावण मारा गया। राम के द्वारा रावण मारा गया। आज टहलने चला जाए। आज टहलने चला जाए। छात्रों द्वारा जो है फुटबॉल खेली गई। तो आपको कर्तृवाच्य, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने से, अपादान से अलग होने के अर्थ में संप्रदान के लिए अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरे। तो कर्ता ने, कर्तृवाचन में क्या होगा, कर्ता ने। तो कर्ता ने यहाँ पर तुलसीदास ने, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ने किसमें प्रयोग हुआ है विभक्ति, तो तुलसीदास ने, यानी किसके द्वारा, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस को जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट हो जाएगा, कर्तृवाच्य वाक्य है। राम द्वारा रावण को मारा गया। तो राम के द्वारा, किसी के द्वारा, तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के अर्थ में संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो यहाँ पर क्या है, किसी के द्वारा मारा, तो यहाँ पर करण हो जाएगा, क्या है, करण हो जाएगा। वहीं बात करें आज टहलने चलो, तो आज टहलने चलो क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। छात्रों द्वारा, तो किसी के द्वारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, छात्रों के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। तो किसके द्वारा खेली जाती है, छात्रों के द्वारा, यानी छात्रों की जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, छात्रों के द्वारा। तो कर्ता ने कर्म को, यानी किसको खेल रहे हैं, तो फुटबॉल को खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकेंड। उसने जो है, उसने उसे छल से पराजित किया। इस वाक्य में जो है छल से में कौन सा कारक है। तो उसने उसने उसे छल से पराजित किया। छल से जो है में कौन सा कारक है, क्या कर्ता कारक है, करण, अपादान या फिर कर्म। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के अर्थ में संप्रदान के लिए अधिकरण में पर होता है। तो छल से, यानी किससे मारा है, तो छल से जो है पराजित किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी के द्वारा जब आए, चाहे छल से आए, किसी भी चीज के द्वारा आए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जब किसी के द्वारा आता था, क्या कर्ता ने कर्म को करण से, यानी जब कहाँ पर हो, सी विभक्ति हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, करण विभक्ति हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कर्ता ने कर्म से, करण के द्वारा, यानी किसी जब चीज के द्वारा होता है तो वहां पर करण होता है। और कर्म से, कर्ता ने कर्म को, यानी किसी कार्य को करने की बात है तो वहाँ पर कर्म होगा अपादान से अलग होने के अर्थ में। जब किसी चीज का अलगाव की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, अपादान जो कारक होगा वो हो जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है। बात करें तद्भव शब्द की, क्या रात्रि है, रात है, काज है या फिर वायु है। तो तद्भव शब्द जो है निम्न में से कौन सा है। तो तद्भव शब्द की बात करें तो यहाँ पर जो काज है वो तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, तो हिंदी के तद्भव होते हैं और तत्सम आपके संस्कृत वाले होते हैं। जैसा अगर कहीं पर भी आपको ऐसा त्र लिखा मिला जाए तो अधिकतम क्या होगा, वो तत्सम होगा। सत क्या है, एक तत्सम शब्द है। वायु क्या है, एक तत्सम शब्द है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक में जो है उपसर्ग नहीं है, वो कौन सा शब्द है। जो यहाँ पर चार आपको विकल्प दिए गए हैं उनमें से किसी एक में जो है वह जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। वो कौन सा उपसर्ग है आपको, कौन सा शब्द है आपको बताना। जैसे अध धन्ना, अधूरा, अरहर और अधर्म। तो इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। बात करें अध धन्ना में तो अ प्लस धन्ना है। अधूरा में अ प्लस धूरा है। अरहर, अरहर को क्या आप अलग कर सकते हैं, अगर अलग कर सकते हो तो बताइए। अधर्म की बात करें तो अ प्लस धर्म हो जाएगा। तो कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अरहर जो शब्द है इसमें किसी भी उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी सब में मैंने आपको जो है अलग करके बता दिया। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड,
यार स्क्रीन थोड़ा ज़्यादा हैंग करता है। चारु का विलोम शब्द बताओ। तो जो चारु है इसका विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो चारु का क्या विचारु होता है, अचारु होता है, निचारु होता है या फिर सुचारु होता है। तो जितने भी विलोम शब्द हैं आपको या तो पढ़ना पड़ेगा या तो फिर याद करना पड़ेगा। ऐसे आप कोई तुक्का लगा कर या किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें फिक्स हैं उनको आपको याद ही करना पड़ेगा और जो चीज़ें समझने लायक हैं उसे आप समझ लीजिए। तो चारु की बात करें तो चारु का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, अचारु जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। किसका, चारु का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, अचारु हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। जो मुकुल है वो किसका समानार्थी यानी किसके समान जो है, मुकुल के समान कौन सा शब्द अर्थ देता है। क्या कमल है, मीन है, कनक है या फिर कली है। तो बात करें मुकुल की, तो मुकुल का के समान जो है कौन सा अर्थ देता है। तो मुकुल का अर्थ मतलब हो जाएगा यहाँ पर कोमल से। क्या हो जाएगा, कोमल से। तो क्या कमल होता है मुकुल का अर्थ, तो नहीं। कमल में आपका पंकज हो जाएगा, नीरज हो गया, सब क्या हो जाएगा, कमल के हो जाएंगे। मीन यानी आपसे मछली हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे, मीन का अर्थ है। और वहीं कनक की बात करें तो कनक में दो तरह का, एक सोना का होता है, एक धतूरा का होता है। तो कहीं पर आपके कनक का समानार्थी दिया, कनक में सोना या धतूरा दोनों दिया तो दोनों हो जाएगा। और आपका यहाँ पर मुकुल की बात करें तो मुकुल का जो समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा, कली हो जाएगा। कली क्या होती है, एकदम कोमल होती है। तो इसी तरह आप बता सकते हैं कि कली क्या है, कोमल। ऐसे भी समानार्थी शब्द आपको एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बता सकते हैं। सभी चीज़ों को आप लोग समझ नहीं सकते हैं। कुछ जैसे आप समानार्थी आप लोग एक बार पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जो है सही कर सकते हैं। तो आप मुकुल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, कली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा स्क्रीन हैंग कर रहा है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। कल से हो सकता है ये प्रॉब्लम आप लोगों को न देखने के मिले। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए बताइए। तो जो स्वच्छ शब्द है इसका पर्यायवाची की बात करें, क्या पंकिल है, नीरज है, नीर है या फिर निर्मल है। तो जो स्वच्छ शब्द है इसके पर्यायवाची की बात किया गया। तो नीरज किसका होता है, कमल का होता है। नीर किसका होता है, पानी का होता है। निर्मल का आप लोग पर्यायवाची बताइएगा। निर्मल के जो पर्यायवाची शब्द है उसको आप लोग बताइए। वहीं पंकिल, पंकिल का पर्यायवाची होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कौन कौन सा होता है कमेंट करके बताइएगा। स्वच्छ की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो निर्मल माने क्या होता है, स्वच्छ होता है। निर्मल माने क्या होता है, निर्मल माने साफ सुथरा या स्वच्छ। तो स्वच्छ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, निर्मल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, यार स्क्रीन ज़्यादा हैंग कर रहा है, ओ माय गॉड। अगला प्रश्न है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत हो और योद्धा, धीर, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द बताना है। किसके लिए, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए। क्या धीर ललित हो जाएगा, धीर युद्धत हो, धीरोद्धत हो जाएगा या फिर धीरोदात हो जाएगा, क्या धीरोदात हो जाएगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा और नायक भी हो। तो इसके लिए एक शब्द की बात करें तो इसके लिए आपका योग एक शब्द हो जाएगा धीरोदात। क्या हो जाएगा, धीरोदात, यानी धीर भी हो और योद्धा भी हो तो क्या हो जाएगा, धीरोदात। जो जो योद्धा होगा, नायक होगा, वो दयालु तो जाहिर सी बात होती है। अधिकतर योद्धाएं क्या होते हैं, दयालु नहीं होता। अगर वो नायक है यानी राजा है तो दयालु होना उसको जायज़ है, क्योंकि तभी वो उसकी प्रजा उससे खुश रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरो दात्त हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। जो महाशय शब्द है इसके संधि विच्छेद की बात करें तो क्या मह प्लस आशय होगा, महा प्लस आशय होगा, महा प्लस आशय होगा या फिर महा प्लस शय होगा या फिर मह प्लस अशय होगा। तो महाशय जो है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महाशय के सही संधि विच्छेद की बात करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा जो है ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो महाशय जो है किससे बना है, तो महा प्लस आशय से मिलकर बना है। ये जो वर्ड है वो एकदम एग्जैक्ट है। मह कोई शब्द नहीं होता है, महा तो शब्द है लेकिन सय कोई शब्द यहाँ पर स्पष्ट जो अर्थ नहीं दे रहा है। मह यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महा प्लस आशय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी शब्दी है, तो आ मिलकर क्या बना रहे, आ ही है। तो कौन से है, वृद्धि संधि है। कौन सी है, वृद्धि संधि है। क्यों यहाँ पर क्या है, सॉरी
वृद्धि नहीं दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ लिखा जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी दीर्घ। वृद्धि तब होता है जैसे अ मिल अ प्लस अ मिलकर क्या बना दे, आ बना दे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर क्या है दीर्घ, यानी दीर्घ वाला जो लिखा जाएगा तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा। जो समास है इसकी दृष्टि से एक युग्म, जो चारों विकल्प है इसमें से एक गलत है, वो कौन सा आपको छाटकर बताना है। क्या भरपेट में अव्ययी भाव समास है, राष्ट्रभक्त में तत्पुरुष समास है, देश निकाला में बहुब्रीहि समास है, हुक्का पानी में द्वंद्व समास है। तो बात करें इनमें से भरपेट यानी पेट भर कर, यानी भर पेट यानी क्या होगा पेट भरकर, इसमें क्या सॉरी ये ऑप्शन गलत है, नहीं भर पेट क्या है एक अव्ययी भाव समास है, भर क्या है एक अव्यय की तरह कार्य करेगा और पेट क्या है शब्द है, तो यहाँ पर क्या बन गया भर पेट यानी एक अव्ययी भाव समास हो गया। राष्ट्र भक्त यानी राष्ट्र के का भक्त, राष्ट्र का भक्त तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। अगर यहीं पर क्या हो इसका कोई दूसरा अर्थ निकलता तो क्या हो जाता बहुब्रीहि हो जाता। देश निकाला या मतलब देश से निकाला गया, इसका कोई दूसरा अर्थ है नहीं, तो यहाँ पर क्या बहुब्रीहि यहाँ पर नहीं, देश निकाला क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका सही हो जाएगा कि यहाँ पर एक युग्म अशुद्ध है। हुक्का पानी, हुक्का और पानी क्या होगा, हुक्का और पानी दोनों विपरीत शब्द हैं, यानी ये प्रयोग किए जाते हैं, क्या है द्वंद्व समास है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है देश निकाला में कोई बहुब्रीहि समास नहीं है, यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा वाक्य जो है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बात करें संयुक्त वाक्य के उदाहरण की, क्या न कोई आया न कोई गया यह है, वह जैसा आया वैसे गया यह वाक्य है, या फिर वह आया और गया यह वाक्य है, या फिर वह आया तभी तो गया। इसमें कौन सा वाक्य है जो संयुक्त वाक्य है। तो बात करें जो इसमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा है जो संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य और तथा से जोड़े जाते हैं, तो जैसे वह आया और गया क्या है एक संयुक्त वाक्य है। वो और जैसे न कोई आया न कोई गया, तो यहाँ पर न कोई आया न कोई गया क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर मिश्रित वाक्य हो गया। वह जैसे आया वैसे गया एक मिश्रित वाक्य हो गया है। वह आया तभी तो गया, वह आया तभी तो गया है, कहाँ पर क्या हो रहा है उसके क्या है एक साथ दूसरे के संबंध बता रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा मिश्रित वाक्य होगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो है त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या है एक वाक्य में क्या है थोड़ी सी त्रुटि है, वो कौन सा वाक्य है। क्या संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, यह इस वाक्य में त्रुटि है, या फिर जीती मक्खी निगली नहीं जाती, यानी कौन सी मक्खी जीती मछली को निगला नहीं जाता, या फिर विद्या मुर्देव रहने वाला धन होता है। क्या विद्या जो है मुर्देव रहने वाला धन है, यानी विद्या को जो है न खत्म करने वाला एक प्रकार का धन है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो इसमें कौन सा वाक्य है जो त्रुटिपूर्ण है। तो बात करें संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, संभवतः यानी संभावना व्यक्त की जा रही है मैं रविवार को आ जाऊंगा, तो इसमें तो सब कुछ हम मेरे को सही दिख रहा है कि मैं संभवतः रविवार को क्या है आ जाऊंगा, या फिर संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, यह पूरी तरह सही है। जीती मक्खी जो है निगली नहीं जाती, यह भी आपका पूरी तरह सही है। विद्या मुर्देव रहने वाला धन है, तो यहाँ पर विद्या मुर्देव रहने वाला धन जो है यह वाक्य गलत है। क्या है विद्या जो है सदैव रहने वाला धन हो सकता है, यहाँ पर क्या होगा विद्या सदैव रहने वाला धन है, या फिर सदा रहने वाला धन है, या फिर ऐसे हो सकता था विद्या समाप्त न होने वाला एक धन है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है वह त्रुटि है। और मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, यह भी आपका सही है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाँ रघुवीर, क्या हाँ रघुवीर हे रघुराया, हाँ रघुवीर हे रघु राया, के ही अपराध विसारे सॉरी के ही अपराध विसारे हु दाया। पद्यांश जो है इसमें कौन सा रस है, जो ऊपर आपका पद्यांश है हाँ रघुवीर हे रघुराया, के ही अपराध विसारेहु दाया, इसमें जो आपका पद्य है पद्य वाक्य है इसमें कौन सा आपका रस है। तो क्या संयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, करुण रस है, या फिर शांत रस है। तो हा रघुवीर हे रघुराया, के ही अपराध विसारेहु दाया, यानी यहाँ पर किसी को बिसराने यानी किसी को भूलने की बात की गई है, तो यहाँ पर एक प्रकार का क्या होगा किसी को भुलाने की। किस हे रघुवीर यानी हे रघुवीर राम से कहा जा रहा है कि हे रघुराया, हे रघुवीर हे रघुराम जो है रघुकुल के वंशज,
केहू मेरा क्या अपराध था जो मुझे आपने बिसरा दिया यानी भुला दिया। तो इस वाक्य में जो है रस की बात करें तो कौन सा रस हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पर जो है सीता जी जब राम ने उनको त्याग दिया था उस जो है धोबी के कहने पर, तो वहाँ पर यही वहाँ पर जो है वाक्य तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है कि हा रघुवीर हा रघुवीर देव रघुराया। हा रघुवीर यानी हे रघुवीर देवता रूपी रघुराया यानी रघुवीर आपने मुझे किस अपराध के कारण छोड़ दिया, यानी उनको वियोग रस यानी वियोग में होते हुए जब स्त्री और पुरुष के प्रेम में अलगाव होता है तो वहाँ पर क्या होता है वियोग श्रृंगार होता है। अब जब जब संयोजन यानी मिलन की बात होती है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। करुणा यानी किसी पर दया व्यक्त करना। शांत रस यानी शांत रस का भाव क्या है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि शांत जो रस है इसका स्थायी भाव क्या है। और यही संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव आपका रति होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा है कि मेरी भव बाधा हरो, क्या मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई पंक्ति में कौन सा छंद है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है, क्या गीतिका है, सवैया है, सोरठा है या फिर दोहा है। तो बात करें दोहा की तो आप में दोहा में क्या होता है पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है सोरठा, इसमें क्या होते हैं 13-11-11 मात्राएं होती हैं। तो बात करें मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई में जो है वो कौन सा जो है वो जो है छंद है, तो इसमें क्या है तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई में आपका दोहा है। आप लोग दोहा में पहले गिनेंगे मेरी दो मात्रा 4 हो गई, एक 5 एक 6 मात्रा हो गई, 6 2 8 8 2 10 10 2 12 1 13 यानी सॉरी दोहा में 13-11 होती है और सोरठा में 11-13 होती है। तो दोहा में क्या है 13 और 11 होती है। कितनी पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोहा हो जाएगा। सोरठा में क्या होता है तो सोरठा में आपका 11-13 मात्राएं होती हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन डी आपका दोहा राइट हो जाएगा। एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ा मेरा हैंग कर रहा है इसके लिए आपसे बार बार हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम इसके साथ जो है देखने को मिल रही होगी। अगला प्रश्न हमारा है कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में जो कौन सा अलंकार है, ये जो आपका गद्यांश है यानी पद्य पंक्ति है ये आपके क्लास टेंथ का जो हिंदी है उसकी पहले चैप्टर का पहला जो आपका जो क्या है पैरा है यानी जो पद्य का पहला भाग है वही वहीं से लिया गया ये शब्द है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग यानी उदित उदयगिरी यानी उदित हुए उदयगिरी यानी उदयगिरी जो पर्वत है मंच पर रघुबर बाल पतंग यानी रघुबर जो भगवान श्री राम है वो जो है बाल रूपी जो है सूर्य के रूप में जो है उदित हुए मंच पर। यहाँ पर जो है क्या उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांति मान है। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग में जो है कौन सा उपमा में क्या होता है, उपमा में सी सा सम सरी शब्दों का प्रयोग होता है। रूपक में अलगाव के होने के बाद भी क्या है समानता व्यक्त की जाती है। उत्प्रेक्षा में जनु मनु जानो मानो का जो है वो प्रयोग किया जाता है। भ्रांति मान की बात करें तो उसमें जो है संदेह यानी जो है कोई चीज स्पष्ट नहीं होता है। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग यानी जो रघुबर है और बाल पतंग के रूप में जो है इनकी तुलना की है, दोनों चीजें अलग हैं फिर भी इनकी क्या की है समानता की गई, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। कौन सा अलंकार रूपक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अंदर अंदर कड़ाही में अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगने का ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना या फिर स्व स्व समिति होना या फिर किसी काम में न आना। गुड़ अंदर अंदर गुड़ जो है गुड़ पगना का मतलब कड़ाही में गुड़ पगना का मतलब क्या हो जाएगा। इस जो मुहावरा है इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा गुप्त मंत्रणा होना, यानी जो है 2 लोगों या 3 लोगों या किसी ग्रुप के बीच क्या हो गुप्त यानी ऐसी बात जो दूसरों को न हो वहाँ पर बातें हो, तो वहाँ पर क्या होता है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना।
गाँव में आप लोग अक्सर देखे होंगे कि क्या आपका गुड़ पक रहा है, क्या आपका पकवान पक रहा है अंदर-अंदर। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अंदर-अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। तो इसका मतलब हो जाता है गुप्त मंत्रणा होना। क्या? गुप्त मंत्रणा होता अधिकतर आप देखेंगे जब चुनाव का समय होता है तो गुप्त मंत्रणाएँ ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर आप लोग ऐसे मुहावरा बैठा सकते हैं कि अंदर-अंदर कड़ाही में गुड़ पकना। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? जो कनुप्रिया है, ठंडा लोहा, ये किसकी रचना इसकी रचनाकार कौन है? क्या धर्मवीर भारती है, रांगे राघव है, भगवती चरण वर्मा है या फिर नागार्जुन है? तो बात करें कनुप्रिया जो है, ठंडा लोहा जो है गुनाहों का देवता है, ये इसके रचनाकार कौन है? ये सभी एक ही व्यक्ति के द्वारा, एक ही लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो कनुप्रिया, ठंडा लोहा और गुनाहों की देवता, ये जो है रचनाएं हैं किसके द्वारा? तो धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। आप लोगों से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग भगवती चरण वर्मा और नागार्जुन की कुछ रचनाएं कमेंट में लिखिएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? जो भूले बिसरे चित्र है, इस उपन्यास के लेखक क्या राजेंद्र यादव हैं, भगवती चरण वर्मा है, यशपाल है या फिर जैनेन्द्र कुमार है? तो भूले बिसरे चित्र के लेखक की बात करें तो कौन है? भगवत चरण वर्मा जी जो है भूले बिखरे चित्र के रचनाकार हैं। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न हमारा है कि आचरण की सभ्यता जो है निबंध की रचनाकार कौन है? आचरण की सभ्यता क्या सरदार पूर्ण सिंह की है, प्रताप नारायण मिश्र की है, बाल मुकुंद गुप्त की है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो आचरण की जो सभ्यता जो है रचना निबंध है, इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जो है आचरण की सभ्यता नामक जो निबंध है, इसको इनके द्वारा लिखा गया है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अज्ञेय जी को किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बात करें जो अज्ञेय जी हैं, उनको किस जो है कौन सी जो पुस्तक है या कौन सी कृति है जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो साहित्य में सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ दिया जाता है। तो क्या भग्न दूत के लिए, इत्यलम के लिए या फिर हरी घास पर चढ़ के या कितनी नाव में कितनी बार? तो ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो अज्ञेय जी की बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हरी घास पर चढ़कर और कितनी नाव में कितनी बार जो अधिकतर रिपीट होती हैं, इनको तो आप लोग भूलिएगा ही मत। तो बात करें जो है कौन सी कृति के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नाव में जो कितनी बार है, बुक ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अगला प्रश्न हमारा है कि प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर की बात करें तो किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी सदासुख लाल के द्वारा, सदल मिश्र के द्वारा, लल्लू लाल जी के द्वारा या फिर राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा? तो जो है प्रेम सागर जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रेम सागर रचना की बात करें तो आपके सदल मिश्र जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुंशी सदासुख लाल की एक बुक का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लोकायतन के रचयिता कौन है? जो लोकायतन पुस्तक है, इसके रचनाकार क्या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सुमित्रानंद पंत हैं, श्रीधर पाठक हैं या फिर गजानंद माधव मुक्ति बोध है? तो लोकायतन जो बुक है इसके रचनाकार कौन है? तो लोकायतन के रचनाकार की बात करें तो श्रीधर पाठक हैं। कौन है? श्रीधर पाठक जो है वो लोकायतन के रचनाकार हैं। सुमित्रानंदन पंत प्रसाद वर्मा निराला जो है वो छायावादी युग के जो है चार स्तंभ थे। तो आप लोग सुमित्रानंदन पंत की एक रचना जो है हमको बताएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बात करें खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की, क्या कामायनी है, प्रिय प्रवास है, साकेत है या फिर नीरजा है? तो खड़ी बोली जो है इसकी प्रथम महाकाव्य कौन सी है? तो खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य की बात करें तो नीरजा जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और नीरजा बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 33 से जो 37 तक प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न आपके गद्यांश पर आधारित आते हैं, तो उसको भी हम इस क्लास में लेकर चल रहे हैं। तो हमारा गद्यांश पहले पढ़ते हैं। मानव जाति को विनाश से बचाने के लिए अहिंसा और प्रेम की बहुत आवश्यकता है। किसकी? मानव जाति को जो है बचाने के लिए अहिंसा और प्रेम की जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान युग में केवल भौतिक उन्नति ही सब कुछ
नहीं है। मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी अनिवार्य है, यानी किसी व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है, भौतिक ही विकास सब कुछ नहीं है। आज के वैज्ञानिक युग में अस्त्र शस्त्रों के निर्माण से विश्व में भय का वातावरण व्याप्त है। जो अस्त्र शस्त्र जैसे परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, ये सब बन रहे हैं, इससे क्या है, विश्व में जो है वो क्या है, भय का वातावरण जो है वो व्याप्त है। यदि हम शांति चाहिए, यदि हमको क्या है, शांति चाहिए, तो हमें प्राचीन भारतीय आदर्शों की ओर लौटना होगा। यह गद्यांश का संक्षिप्त अंश है। इसके बाद आगे हम और भी अंश देखेंगे और उससे प्रश्न देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार विश्व में भय का वातावरण क्यों है। तो विश्व में भय के वातावरण की बात करें, जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है, अस्त्र शस्त्रों के अत्यधिक निर्माण के कारण, या भौतिक सुख सुविधाओं की कमी के कारण, या फिर राजनीतिक अस्थिरता के कारण। तो जस्ट हमने अभी पिछले ही स्लाइड में पढ़ा था कि जो अस्त्र शस्त्र है इसके अधिकांश निर्माण से विश्व में जो है भय का वातावरण व्याप्त है। तो किसके कारण विश्व में भय का वातावरण है, तो अस्त्र शस्त्रों के जो है अत्यधिक निर्माण के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मानव जाति के विनाश को रोकने के लिए क्या अनिवार्य है। तो मानव जाति जो है इसकी जो है विनाश को रोकने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण है, विज्ञान की नई खोजें हैं, अहिंसा और प्रेम का मार्ग है, या फिर अत्यधिक शस्त्र निर्माण है। तो मानव जाति का विनाश होने से रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत है, तो किसका है, अहिंसा और प्रेम की ओर जो है मार्ग की ओर लौटना है। इसके लिए अनिवार्य है, किसके लिए, आधुनिक मानव जाति के विनाश को रोकने के लिए अहिंसा और प्रेम की जरूरत है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान युग में भौतिक उन्नति के साथ साथ क्या आवश्यक है। जो वर्तमान युग है इसमें भौतिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक है, विदेशी व्यापार है, मानसिक और आध्यात्मिक विकास है, या फिर केवल तकनीकी के विकास है। तो बात करें जो आज के भौतिक उन्नति के साथ साथ आपको मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति भी करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जैसे आपने गद्यांश में पीछे पढ़ा था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि शांति के लिए हमें किसकी ओर लौटना होगा। जो शांति है, विश्व में क्या है, अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र बढ़ाए जा रहे हैं, तो उनसे क्या है, पूरे विश्व में जो है भय का माहौल व्याप्त है। तो उससे शांति के लिए हमें किसकी ओर, क्या अत्याधुनिक जो है पश्चाताप की संस्कृति की ओर, या फिर प्राचीन भारतीय आदर्शों की ओर, या फिर मशीनीकरण की ओर, या फिर नगरों से गांवों की ओर। तो जो है शांति के लिए हमें प्राचीन भारतीय आदर्शों की ओर जो है वो लौटना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन होगा। जो ये गद्यांश है इसका सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक जो है वो क्या होगा। विज्ञान और चमत्कार होगा, अस्त्रों की होड़ होगी, विश्व शांति और भारतीय आदर्श होगा, फिर भौतिक प्रगति होगी। तो इस जो गद्यांश है इसके अर्थ की बात करें तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो अस्त्रों की होड़ या फिर विश्व शांति और भारतीय आदर्श। तो इस गद्यांश का आपका जो शीर्षक हो जाएगा अस्त्रों की होड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्त्रों की होड़, यानी सभी विश्व में क्या अभी तक फैला हुआ है, तो अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्र बनाना जो है विश्व में फैला हुआ है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। यह प्रैक्टिस सेट जो है कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ नोट्स की बात करें तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकारी रोजगार _ आकाश। तो हम कमेंट में लिंक लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और कल की और आज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। तो आगे इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।